हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 दैट इज सेट्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। आप इसे इजीली ग्रैब कर लोगे अगर आप मुझे ध्यान से सुनोगे तो पहले तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन होगा कि ये बताइए सेट्स होते क्या हैं। सेट से आपको कुछ एक टर्म याद आ रही होगी, कलेक्शंस। कलेक्शंस तो एक बेसिक सी चीज है जो आप बहुत सारे अपनी डे टू डे लाइफ में देखते ही रहते हो। कितने सारे कलेक्शंस देखते हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अपनी क्लास से ही शुरुआत करते हैं। आपकी जो भी क्लास है वो क्या एक कलेक्शन नहीं है, वो कलेक्शन है किसका? स्टूडेंट्स का। योर क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं किसी और कलेक्शन की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ नॉवेल्स की। नॉवेल्स का कलेक्शन ले लो, वो भी आपके आसपास होती हैं। अपनी डे टू डे लाइफ में कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ एक क्रिकेट टीम। क्या क्रिकेट टीम एक कलेक्शन नहीं है? वो भी क्रिकेट टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, अगर मैं उन्हें इकट्ठा कर दूं, उनकी एक टीम बना दूं, तो क्या हम उसे उनका कलेक्शन नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। अब मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल पैक ऑफ कार्ड्स। ये क्या कार्ड्स का एक कलेक्शन नहीं है? बिल्कुल कलेक्शन है। ये सारे कलेक्शंस हैं। और कलेक्शन क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। क्या होल्ड करते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? जैसे मैं आपकी क्लास की बात करूं, आपकी क्लास की कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी कि ऑब्वियसली वो एक सेम स्टैंडर्ड में होंगे, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो कॉमन होगा, वो सारे क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं, एंड दैट इज व्हाई वो आपकी एक क्लास फॉर्म करते हैं। मैं अगर बात करती हूँ सपोज क्रिकेट टीम की, इंडियन क्रिकेट टीम मैंने ले ली। इंडिया की क्रिकेट टीम में जो भी 11 मेंबर्स हैं, उनको वो सारे कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि वो क्या है, वो बैट्समैन या बॉलर या मतलब क्रिकेट से रिलेटेड कुछ है वो, और इंडिया की टीम में है, तो उनमें ये कॉमन प्रॉपर्टी है। दैट इज व्हाई दे फॉर्म अ कलेक्शन। सो ये कलेक्शंस की तो हमने बात कर ली, लेकिन हम बात एक्चुअली कर रहे थे सेट्स की। तो कलेक्शन और सेट्स में आकर लिंक क्या है, मतलब वो एक दूसरे से सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं, तो किस तरीके से हैं? उसके लिए आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज वेल डिफाइंड। ये एक टर्म है जो आपको बताएगी कि कोई कलेक्शन को आप सेट बोल सकते हो या नहीं। क्योंकि ये सारे जो कलेक्शंस हैं, ये सभी कलेक्शन सेट नहीं है। इनमें से कोई कलेक्शन हो सकता है सेट होगा और कोई कलेक्शन सेट नहीं होगा। उसको समझने के लिए हमें ये टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज वेल डिफाइंड। पहले तो मैं बताती हूँ कि वेल डिफाइंड होता क्या है। अगर कोई चीज पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही है, यानी अगर मैं उसका आंसर आपसे पूछूं और आपके फ्रेंड से पूछूं, तो ये दोनों आंसर डिफरेंट नहीं आए, वो दोनों आंसर सेम आए, यानी वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, तो हम उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और इसे ध्यान से समझते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, इसका मतलब ये है कि वो आप डेफिनेटली बता सको, आप बिल्कुल श्योर हो इस मामले में कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट आपको दे दूं तो आप उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि क्या वो कलेक्शन नंबर 1 में जाएगा या कलेक्शन नंबर 2 में जाएगा। मतलब आप डेफिनेटली क्या हो? श्योर हो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो इस कलेक्शन का पार्ट है या नहीं है। इसी के एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ली इंडियन रिवर्स। अगर मैं बोलती हूं, आपसे पूछती हूं कि क्या यमुना रिवर जो है वो इंडियन रिवर का पार्ट है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, यमुना रिवर जो है वो इंडिया में आती है, इसलिए हम उसको इंडियन रिवर बोलते हैं। तो इंडियन रिवर्स में जो भी कलेक्शन होगा, गंगा, यमुना, ये जो भी रिवर्स का कलेक्शन होगा, उसमें डेफिनेटली आप बोलोगे कि यमुना रिवर तो आएगी ही आएगी। अब मैं आपके किसी दूसरे फ्रेंड से पूछती हूँ, आपसे तो मैंने पूछ लिया, अब मैं आपसे आपके किसी फ्रेंड से पूछती हूँ कि क्या यमुना रिवर इंडियन रिवर का पार्ट होगी, तो वो भी बोलेगा यस, बिल्कुल इंडियन रिवर का पार्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि सबको पता है कि यमुना रिवर जो है वो इंडिया में लाई करती है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट इंडियन रिवर। तो अगर ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स वो कौन सा कलेक्शन हो गया? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। और अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो क्या वो एक सेट है? बिल्कुल है। ये हमारी कंडीशन है कि अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो वो सेट होगा, अदरवाइज वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं थोड़ा मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बात करूं और बोलूं क्वाड्रिलेटरल्स के मामले में आप बता सकते हो कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल जो है वो मतलब एक कलेक्शन है या नहीं है? ये कलेक्शन तो डेफिनेटली है। किस चीज का कलेक्शन? जो भी पॉलीगन्स 4 साइड से बनते हैं, मतलब कोई भी 4 साइड्स से बनने वाला एक पॉलीगन, उसको हम क्या बोलते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल। तो ये उसका एक कलेक्शन हो गया।
इस कलेक्शन में अगर मैं आपसे पूछती हूं कि क्या स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप बोलोगे बिल्कुल स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं आपके किसी फ्रेंड से पूछूंगी कि क्या स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो वो भी बोलेगा हाँ बिल्कुल स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स आती हैं, वो एक पॉलीगन है, एक क्लोज्ड फिगर है जो लाइन से बनी हुई है, उसी को हम पॉलीगन बोलते हैं। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल भी डेफिनेटली है। अगर आप बोल रहे हो ये क्वाड्रिलेटरल है, आपका फ्रेंड बोल रहा है ये क्वाड्रिलेटरल है, और मैं किसी थर्ड पर्सन से पूछ लूं, वो भी बोलेगा स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, मतलब डेफिनेटली ये जो कलेक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है वो क्या है, एक सेट है। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक एल्गोरिथम फॉलो करनी है कि अगर कोई कलेक्शन यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है, अगर कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो 100% वो क्या है, एक सेट है। ये एल्गोरिथम अगर आप फॉलो करोगे तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा कलेक्शन एक सेट होगा, कौन सा कलेक्शन एक सेट नहीं होगा। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स एक कलेक्शन है, डेफिनेटली। ऑड नेचुरल नंबर्स इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं और 1 2 3 यानी 1 से शुरू होते हैं। ये हमारे नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। तो ये कलेक्शन तो है, क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 क्या एक ऑड नेचुरल नंबर है? आप बोलोगे यस, 5 एक ऑड नेचुरल नंबर है। अगर मैं किसी फ्रेंड से पूछूंगी आपके कि 5 क्या एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो वो बोलेगा हाँ 5 एक ऑड नेचुरल नंबर है। डेफिनेटली ये जो नंबर है आप इसे इजीली बता सकते हो कि ये इस कलेक्शन को बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर आप इजीली किसी भी एलिमेंट को बता पाओ कि वो उस कलेक्शन में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, दैट मीन्स वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। और अगर वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा, एक सेट होगा। तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा कलेक्शन एक सेट है और कौन सा कलेक्शन एक सेट नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई कलेक्शन अगर सेट है कि नहीं है। आप अब मुझे बताएंगे कि अगर मैं कोई कलेक्शन बोलूं तो वो सेट है या नहीं है। पहला मैं एक लेती हूं फॉर एग्जाम्पल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब आप बताइए कि क्या ये कलेक्शन एक सेट है कि नहीं है। ये बिल्कुल एक सेट है। कोई भी बता देगा वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कौन से होते हैं, A, E, I, O एंड U। यानी कि अगर मैं किसी से भी पूछूंगी कि O वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट के कलेक्शन में लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो वो डेफिनेटली बोलेगा कि हाँ बिल्कुल करेगा। अब बताइए स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं अगर उनका एक कलेक्शन हम बना ले तो क्या वो एक सेट है? डेफिनेटली हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स आती हैं और डेफिनेटली वो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सी स्टेट इस कलेक्शन में लाई करेगी और कौन सी स्टेट इस कलेक्शन में लाई नहीं करेगी। आप बताइए दिल्ली क्या इस कलेक्शन में लाई करेगी? तो ऑफ कोर्स आप बता देंगे करेगी। मतलब अगर आप डेफिनेटली श्योर हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो उस कलेक्शन में लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो आप बता सकते हैं कि वो एक सेट है। तो यानी कि ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। अब मैं आपसे पूछती हूँ पास्ट प्रेसिडेंट्स इन इंडिया। इंडिया के जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट्स रहे हैं आपको बताना है कि ये कलेक्शन क्या है, एक सेट या नहीं है। तो ये डेफिनेटली एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ह्यूमन पर्सनालिटीज आएंगी, वो आप मुझे इजीली बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछती हूँ टीचर्स इन योर स्कूल, क्या ये कलेक्शन एक सेट है? बिल्कुल है। आप मुझे बता सकते हो इजीली। अगर आप नहीं भी बता पाओ काउंट करके तो डेफिनेटली अगर आप एक लिस्ट बनाओगे तो डेफिनेटली बता दोगे कि उस स्कूल में कौन कौन सी टीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर 50 टीचर्स हैं तो ये बिल्कुल फिक्स नंबर है, ये चेंज नहीं होगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। ये आप बिल्कुल श्योर होंगे कि कौन सी टीचर आपके स्कूल की है या नहीं है। दैट इज वाई ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और अगर एक कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है तो फिर वो कौन सा कलेक्शन होता है, वो हो जाता है एक सेट, राइट। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ एक इक्वेशन तो है x² - 5x + 6 = 0। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा इसके सोल्यूशन सेट निकालने के लिए, क्योंकि अगर हमें बोला इसका सोल्यूशन सेट निकालना है तो पहले हमें इसका कलेक्शन तो निकालना पड़ेगा कि x की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। तो अगर मैं इसे फैक्टराइज करूं तो क्या आएगा, x² - 5x + 6 को हम लिख सकते हैं -2x - 3x + 6, क्योंकि 5 को हम -5 को हम -2 और -3 में डिवाइड कर सकते हैं। -2 - 3 = -5
एंड -2 और -3 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब मैं x कॉमन ले लूं तो बचेगा x -2 -3 कॉमन, x -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। ये हमारी x की दो वैल्यूज आ गई। अब ये बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में x की जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम उसका सोल्यूशन बोलेंगे। तो ये हमारा बेसिकली कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन की। क्या ये एक सेट है? ये सेट होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछती हूं कि 2 क्या इस कलेक्शन में लाई करेगा, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि अगर मैं 2 को इस इक्वेशन में पुट करती हूं तो मेरा आंसर 0 आ जाता है। अगर मैं आप किसी फ्रेंड से पूछूंगी तो वो भी सिमिलरली 2 को पुट करके देखेगा कि 2 पुट करके क्या 0 आ रहा है, और फिर बोलेगा हाँ बिल्कुल 2 इसके कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस में लाई करेगा। अगर ये एलिमेंट आप श्योर हो कि इस इक्वेशन में लाई कर रहा है, दैट मीन्स आपको पता है कि ये कलेक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 और 3 का जो कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने अभी अभी आपसे पूछा था टीचर्स इन योर स्कूल। अब मैं थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर देती हूँ और बोलती हूँ टीचर्स, गुड टीचर्स इन योर स्कूल। क्या अब ये कलेक्शन है? अगर हम इस कलेक्शन को देखते हैं तो फिर आप इजीली बोलोगे कि ये तो मुझे कलेक्शन ही दिख रहा है, क्योंकि ये भी तो एक कलेक्शन सेट ही था। क्योंकि ये सेट क्यों था, क्योंकि ये वेल डिफाइंड था। वेल डिफाइंड क्यों था, क्योंकि आपके लिए और किसी आपके फ्रेंड के लिए इसका आंसर वेरी नहीं कर रहा था, लेकिन ये करेगा, ये वेरी डेफिनेटली करेगा। आपके लिए जो टीचर अच्छी है, हो सकता है कि किसी और स्टूडेंट को वो टीचर इतनी अच्छी ना लगती हो, और उस स्टूडेंट को जो टीचर अच्छी लगती हो वो आपको अच्छी ना लगती हो। तो अगर एक पूरा सर्वे होगा आपके क्लास में कि गुड टीचर का आपको सेट बताना है, टॉप 5 गुड टीचर्स आपको बतानी है आपके स्कूल की, तो ये डेफिनेटली ये पूरा का पूरा कलेक्शन ही पर्सन टू पर्सन पूरा वेरी करेगा। अब ये वेरी कर रहा है तो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ही नहीं है तो क्या ये एक सेट है? सेट भी नहीं है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्शन और सेट में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। अब आप क्या करें कि इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करो। ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगी, बट मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एक्सरसाइज 1.1 के लिए, जिसमें आप तब देखोगे जब आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो भी मैंने आपको अभी समझाया है उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। आपको बस ये देखना है कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है, राइट। अब जब आपको ये समझ में आ गया अच्छे से कि सेट्स और कलेक्शंस में डिफरेंस क्या होता है और सेट्स एक्चुअली होते क्या हैं, तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक फर्स्ट फॉर्म इज रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, राइट। और सेकेंड फॉर्म हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों ही बहुत ईजी फॉर्म्स होती है और इनकी हेल्प से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म एक्चुअली सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जिसमें आपको एक्चुअली सेट सारे क्वेश्चंस में गिवन होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल मैंने लिया है प्राइम नंबर्स लेस देन 11। ये एक सेट मैंने आपको दे दिया। पहले बात तो ये एक सेट है, अच्छे से आपको क्लियर है क्यों सेट है, क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब ये जो सेट मैंने आपको दिया है, इसे अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी। सबसे पहली पॉइंट टू बी नोटेड चीज है कि हम इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। कैपिटल, कोई भी कैपिटल लेटर A to Z हम यूज कर सकते हैं इसे डिनोट करने के लिए। सेकेंड, हम इसे कर्ली ब्रैकेट्स यानी इस ब्रैकेट में इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं? उस सेट में जो भी ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। ये हम एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी इसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया है प्राइम नंबर्स लेस देन 11, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे?
इसी एग्जाम्पल को प्राइम नंबर्स लेस देन 11 को अगर हम लेते हैं तो उसे हम कैसे लिखेंगे? 11 से नीचे के जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? स्टार्ट होगा 2 से, 2, 3, 5, 7 एंड इसके बाद तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि 11 हमें नहीं लेना है, क्योंकि इन्होंने बोला है लेस देन 11। अगर बोलते लेस देन और इक्वल टू 11 तो फिर हम वो भी लिखते, लेकिन अभी हमने सिर्फ बोला है लेस देन 11। अब ये जो है ये इस सेट के क्या है? एलिमेंट्स है। मैंने क्या बताया था? उस कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे सेट्स में? एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर सेट के। अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स में। इन ब्रेसेस में हम इसको एनक्लोज करके लिखेंगे। इसे हमने कॉमा से सेपरेट किया है और हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल मैंने इसे ए से डिनोट कर दिया, जैसे हम नॉर्मली करते ही हैं, तो उसे हम इसे उसी तरीके से डिनोट कर देंगे। ए इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7 और कर्ली ब्रैकेट्स में हमने इसे एनक्लोज कर दिया। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मोर देन 2 एंड लेस देन 10। ये एक लंबा चौड़ा मैंने सेट लिया है। अब आप बताइए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल इसे ई से डिनोट कर दूं, कर्ली ब्रैकेट्स में यहां पे स्टार्ट कर दूं। अब 2 से मुझसे ज्यादा लिखने हैं, मोर देन बोला है। अगर मोर देन और इक्वल टू होता तो हम 2 भी लेते, क्योंकि 2 भी तो एक इवन नंबर है, बट इस केस में हम 2 नहीं लेंगे। तो स्टार्ट किया मैंने 4 से, 4 देन 6 देन 8 एंड दैट्स इट, क्योंकि 10 भी इंक्लूड नहीं होगा, लेस देन 10 बोला है। ये हमारी हो गई नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब सिंपल सा एक लेते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स बेसिकली होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे, 1 से स्टार्ट होने वाले नॉर्मल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का सेट आप कैसे लिखोगे? 1, 2, 3 एंड सो ऑन जाएगा ये कर्ली ब्रैकेट्स में। मैंने डिनोट कर दिया फॉर एग्जांपल कैपिटल एन से। ये सारे क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं। अब यहां मैंने डैश 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 क्यों लगाया? क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका कोई एंड थोड़ी है। तो यहां तक मैं इन्फिनिटी तक तो सारे नंबर्स नहीं लिखूंगी, तो हमने इसको डैश 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 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये हमारा एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया जो हमारा आगे भी काम आने वाला है। इसी पे बेस पहले मैं आपको सारे सेट्स लिखना सिखा देती हूँ कि एक्चुअली लिखते कैसे हैं नॉर्मल हमारे नंबर्स, जो हमारे फर्दर रिप्रेजेंटेशन में भी हेल्प करेंगे। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट समझने के लिए सिंबल्स एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सिंबल्स अभी हमने रोस्टर फॉर्म जैसे कि समझा है, तो ये सिंबल्स भी समझ लेते हैं और हमारे साथ के साथ रोस्टर फॉर्म की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा सारे नंबर्स का ग्रुप क्या होता है? रियल नंबर्स। इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसका सेट बनाऊं तो हम कैसे लिखेंगे? आर एक कैपिटल लेटर से मैंने डिनोट किया, आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने इसे लिखा, और जितने भी हमारे नंबर्स हैं इसे मैं लिख सकती हूं रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स का जो हमारा सेट होगा वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा। इसमें हमारे सारे के सारे रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो रियल नंबर्स को तो हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा रैशनल नंबर्स। इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में अगर मैं इंक्लूड करूं तो क्या आएंगे? इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर्स कहां से जाते हैं? माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं। इसे अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी? इसे हम पहले तो z से डिनोट करेंगे। z इज इक्वल टू, ये मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ, इंटीजर्स के सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ। तो देखते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 टिल इंफिनिटी। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने एक्चुअली क्या किया है। बेसिकली मुझे इन्फिनिटी लिखने की भी यहाँ जरूरत नहीं है। अगर मैंने यहाँ डैश लगा दिए हैं इसका मतलब यही होता है कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इंटीजर्स तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पर भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं और राइट साइड पर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो अगर मैं 3 डॉट लगा दूं तो उसका मतलब इन्फिनिटी ही होता है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं समझ में आ गया। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? z से। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में गिवन है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, तो उसे हम कैसे बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स में तो सिर्फ 0 से आगे के वैल्यूज आएंगी, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। इसे हम ब्रैकेट्स में इनक्लोज करेंगे और किससे डिनोट करेंगे? इसको भी क्या हम z से ही डिनोट करेंगे, पर z का मतलब तो ये भी होता है, इसलिए हम यहाँ पर एक
प्लस का साइन लगा देते हैं टू रिप्रेजेंट कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। जैसे कि रैशनल नंबर्स हम क्यू से डिनोट करते थे, अगर मुझे बोला जाएगा सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स तो हम उसको ही क्यू प्लस से डिनोट कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंटीजर्स में हमारे सारे होल नंबर्स आ जाते हैं। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो होल नंबर्स को फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा W से, और फिर मैं इसे ब्रैकेट से लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल नहीं, ये W से ही लिखा जाता है, होल नंबर्स W से ही लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब पॉजिटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स वैसे एक ही बात हो गई, बट हम इसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होल नंबर्स में मैं पॉजिटिव का निशान नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? क्योंकि होल नंबर्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, वो तो नेगेटिव साइड में कभी जाते ही नहीं है। होल नंबर्स में कौन से सारे नंबर्स आ जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ये भी हमारे ब्रैकेट्स में इनक्लोज होंगे और हम इसे किससे डिनोट करेंगे? n। सिमिलरली n पे भी हम पॉजिटिव का साइन नहीं लगाएंगे। तो बेसिकली ये सिंबल समझने आपके लिए बहुत जरूरी थे। रियल नंबर्स r से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स q से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स z से डिनोट करते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही होगी तो z पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली अभी हमने देखा कि रोस्टर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं होता। बेसिकली हम जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं एक सेट के, उसको हम नॉर्मल ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। कुछ भी नहीं होता रोस्टर फॉर्म में। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ इवन नंबर्स का सेट। किसका सेट? सारे इवन नंबर्स का सेट। ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 एंड लेस देन 10, सॉरी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? मैं इसे अगर ई से डिनोट करती हूं तो हम इसको लिखेंगे 4, 6, 8। ये हमारा सेट आएगा, इसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब ये सेट जो है, इसमें तो हमने नॉर्मली एलिमेंट्स को उतार दिया। मैंने एक और फॉर्म की बात करी थी जिसमें हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन सी फॉर्म थी? सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम वो फॉर्म पढ़ते हैं इसी एग्जाम्पल की हेल्प से। हमारा सेकेंड फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सेट को बिल्ड करने के लिए जो फॉर्म हम यूज करते हैं, मतलब जो फॉर्म हमें गिवन होती है टू फॉर्म अ सेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कलेक्शन क्या होते हैं जिसमें कॉमन प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? कॉमन प्रॉपर्टी होती है। उसी कॉमन प्रॉपर्टी को अगर मैं लिख दूं बेसिकली मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर उस कॉमन प्रॉपर्टी को मैं लिख दूं तो उसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बनाने के लिए मुझे ये सेंटेंस में गिवन था इवन नंबर्स सेट ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10। ये तो हमें नॉर्मल इंग्लिश में गिवन था। इसी को अगर मैं किसी तरीके से मैथ्स में लिख पाऊं, मैथ्स लैंग्वेज में लिख पाऊं, तो उसी को हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। जिस फॉर्म की हेल्प से आप इस सेट को बना पाओगे इजीली। इसे लिखने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन तो चाहिए होती है। अब इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिख रही है आपको? 4, 6 और 8 में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये 2 से ग्रेटर है, 10 से लेस है और क्या है? इवन नंबर्स हैं। जैसे कि मैं 4 को ले लूं तो इसको क्या मैं 2k लिख सकती हूँ? 2 इंटू समथिंग, 2k कोई मल्टीपल है ये। 6 को भी मैं 2k लिख सकती हूँ, 2 लैम्डा, कोई भी एक कांस्टेंट ले लिया मैंने, 2 लैम्डा। 2 इंटू 3 करूंगी तो 6 आ जाएगा। 8 को भी मैं कोई 2 इंटू कोई भी एक कांस्टेंट लिख सकती हूँ। तो इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ रही है कि 2 का कोई ना कोई मल्टीपल है। तो अगर मैं बोलूं कि इवन नंबर्स क्या होंगे? इवन नंबर्स हमारे बेसिकली वो होते हैं जो किसी भी कांस्टेंट का 2 का मल्टीपल होते हैं। मतलब अगर मैं किसी कांस्टेंट में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इस कलेक्शन को बिलोंग करना चाहिए। n क्या कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं n कोई नेगेटिव नंबर ले लेती हूँ तो मेरा वैल्यू क्या आएगी इसकी? 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4। क्या वो इस कलेक्शन में, इस सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं साफ साफ कंडीशन गिवन है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। ये तो 2 से कम नंबर आ गया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब 2 से बड़ा होने के लिए अगर मैं फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? मेरी वैल्यू आ रही है 2। 2 से कम, 2 से ज्यादा वैल्यू तो नहीं आ रही है, ये तो 2 के इक्वल आ रही है। और हमें ये कंडीशन भी कहीं भी इसमें गिवन नहीं थी, हमें साफ साफ बोला है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अब 2 से बड़ा करने के लिए फिर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? क्या मैं ये मल्टीप्लाई कर सकती हूँ?
फॉर एग्जाम्पल मैंने मल्टीप्लाई किया है इसमें 3, मैंने डायरेक्ट 3 मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2 into 3 is equal to 6, ये डेफिनेटली इसमें बिलोंग कर रहा है। मैंने n is equal to 2 मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2 into 2 that is 4, ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है। मैंने n is equal to 4 मल्टीप्लाई किया तो 2 into 4 कितना आएगा 8, वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर मैं n is equal to 5 ले लूं तो वो आएगा 2 into 5 that is 10, वो कैसे बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि हमें साफ साफ क्या बोला था कि ये होना चाहिए लेस देन 10 ना कि इक्वल टू 10, यानी 10 से कम की वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी? 6, 4, 8। अब आप बोलोगे कि मैं सिर्फ नेचुरल नंबर ही क्यों ले रही हूँ, कौन सी, ऐसे तो कोई कंडीशन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक कोई भी होल नंबर भी नहीं ले सकते, 0 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 into 0 0 हो जाएगा। मैं कोई रैशनल नंबर लेकर देखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने n की वैल्यू ले ली है अब 2/3, ये मैंने कोई वैल्यू ले ली। अब आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 2 into 2/3 दैट इज 4/3, और ये 1 point something something चलेगा। ये पॉइंट में वैल्यू आ गई। क्या ये पॉइंट में वैल्यू कभी इवन नंबर हो सकती है? इवन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिर 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं। दैट मीन्स एक कंडीशन मुझे यहाँ और दिखाई दे रही है, और वो क्या है? पहली कंडीशन मेरी क्या निकल के आई कि ये 2 का कोई भी कांस्टेंट अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इस सेट में बिलोंग करेगा, लेकिन वो कांस्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी मर्जी नहीं चलेगी कि मैं कोई भी नेगेटिव नंबर ले लूं, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लूं, चाहे वो रैशनल भी होगा इरैशनल भी होगा, ऐसा भी नहीं है। वो सारे इसमें कॉमन क्या आया? एक तो मैं n is equal to 3 ले पा रही थी, 2 ले पा रही थी और 4 ले पा रही थी। इसके अलावा मैं किसी भी तरीके का कोई और नंबर नहीं ले पा रही थी। यानी कि जो n की वैल्यू में कंडीशन लग रही है, इस कांस्टेंट की वैल्यू में कंडीशन लग रही है, वो क्या है कि n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। और n किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं 1 के इक्वल ले लूंगी तो भी वो नहीं बनेगा। या फिर मैं इसको, या तो मैं लिखूं n is greater than 1, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ n is greater than or equal to 2, तो उसमें 2 भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि हम n is equal to 2 ले रहे हैं तो भी इसी सेट का एक पार्ट आ रहा है। n greater than 2 और equal to 2, और n में क्या कंडीशन लग रही है कि वो n is equal to 5 भी हम पुट नहीं कर पा रहे, n is equal to 4 तक पुट कर पा रहे हैं, तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हमने बेसिकली ये निकालने की कोशिश करी है कि हम इस सेट को बेसिकली बिल्ड कैसे कर रहे हैं, हम इस सेट को बना कैसे रहे हैं। इस सेट में अगर 4, 6 और 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो कैसे आ रहे हैं, कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी है जो ये सब फॉलो कर रहे हैं। वो कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है? ये किसी भी कांस्टेंट का 2 का मल्टीपल है, पहली कॉमन प्रॉपर्टी। दूसरी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि n की वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती, वो एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, कोई होल नंबर नहीं हो सकता, मतलब 0 की वैल्यू नहीं सेटिस्फाई हो रही है, कोई नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, कोई और ऐसा इंटीजर नहीं हो सकता, कोई रैशनल नंबर नहीं हो सकता, वो सिर्फ हो सकता है एक नेचुरल नंबर। अब मैं कोई भी नेचुरल नंबर भी नहीं ले सकती, क्योंकि मैं अगर 5 ले रही हूं तो भी वो 10 आ रहा है, अगर मैं 6 लूंगी तो वो 12 आएगा, वो भी इस सेट के बाहर चला जाएगा। यानी कि वो n में कंडीशन कौन सी लग रही है कि वो ग्रेटर देन और लेस देन 2 होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब इसको कंपाइल करके अगर मैं फॉर्म लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगी? उससे पहले एक सिंबल का आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई सेट लिख देती हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2, 5, 6, ये कोई इनमें कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उस कॉमन प्रॉपर्टी से मैंने ये एक सेट लिख दिया है B। इस सेट में क्या 5 बिलोंग कर रहा है? डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये सेट B में है। इसको मैं लिखूंगी कैसे? क्योंकि हमें इंग्लिश में ही लिखना होता तो वो तो मैंने लिख ही दिया ना यहाँ पे, इवन नंबर सेट ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10। हमें ये तो क्वेश्चन में मिलता ही है, तो हमें इतनी मेहनत क्यों करनी है? हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज भी लिखनी आनी चाहिए। इसी पर्टिकुलर सेट को मैं आपको बता रही हूं कि रोस्टर फॉर्म में तो हमने लिख दिया, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में अब कैसे लिखेंगे? उसके लिए हमें एक एलिमेंट पता होना, एक सिंबल पता होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू का सिंबल। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इस सेट में है, जैसे मैंने लिया 5, तो 5 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि 5 B का एलिमेंट है? अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूंगी तो सिंपली लिख दूंगी 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B। बट अगर मैथमेटिक्स में लिखना चाहूंगी तो सिंपल इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 5 बिलोंग्स टू B। इसे हम क्या बोलते हैं? 5 बिलोंग्स टू B।
राइट। ये एक सिंबल है जिससे हम डिनोट करते हैं कि कोई एलिमेंट किसी सेट का एक एलिमेंट है। जैसे कि मैंने बताया था कि ए बी सी कैपिटल लेटर से हम क्या डिनोट करते हैं, सेट्स। उसी तरीके से अगर मैं स्मॉल लेटर्स ले लूं तो उससे हम डिनोट करते हैं एलिमेंट्स। तो अगर मैं इन जनरल बात करती हूं, इन जनरल, तो इन जनरल कैसे लिख सकते हैं, बी इज एन एलिमेंट ऑफ सी। अगर मैंने लिखा तो सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे करते हैं एलिमेंट्स। तो अगर मैं इन जनरल बात करती हूं, इन जनरल, तो इन जनरल कैसे लिख सकते हैं, B इज एन एलिमेंट ऑफ C। अगर मैंने लिखा तो C के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें B भी एक एलिमेंट होगा। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, B बिलोंग्स टू C, B इज एन एलिमेंट ऑफ C। C के सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें B भी एक एलिमेंट होगा। अब इस सिंबल को अच्छे तरीके से जानते हुए अगर मैं ये एलिमेंट हमें और पढ़ना है, बिलोंग्स टू हमने पढ़ा, अब ये हमें और पढ़ना है। इसको हम बोलते हैं सच दैट। नॉर्मली हम इसको बोलते हैं कॉलन, हम इस चैप्टर में इसको बोलेंगे सच दैट। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं x के आगे सच दैट लगा के कुछ x की वैल्यू लिखूं तो बेसिकली मैं बताऊंगी कि x है क्या। सच दैट का मतलब है कि मैं बताना चाह रही हूँ कि x एक्चुअली है क्या। इसको बताने के लिए अभी आगे जो मैं पढ़ाऊंगी आपको और समझ में आ जाएगा। तो पहला NCERT एग्जाम्पल देखते हैं। राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इस इक्वेशन को हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। इस इक्वेशन को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो किस तरीके से बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस 1 प्लस 2 कितना आएगा, प्लस 1, और माइनस 1 इंटू 2 कितना आएगा, माइनस 2। तो ये बेसिकली हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। x मैंने कॉमन लिया आया, x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिसकी हेल्प से हमें वैल्यूज मिल गई x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये बेसिकली मैंने क्या निकाल दिया, इसके सोल्यूशंस निकाल दिए। सोल्यूशंस मतलब इसे अगर मैं इसमें पुट करूंगी तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मुझे इसे सोल्यूशन सेट लिखना था तो मैं इसे एग्जैक्टली कैसे लिख सकती हूँ, किसी भी एक कैपिटल लेटर से मैं इसे डिनोट करूंगी। जैसे मैंने A से डिनोट कर दिया, कर्ली ब्रैकेट्स में मैं इसे लिखूंगी 1, माइनस 2, दैट्स इट। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये हमारा आंसर हो गया किसका, इस क्वेश्चन का। जो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं पूरी एक्सरसाइज कराऊंगी, तो आप वहां से रेफर कर लीजिएगा। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, राइट सेट x is such that, इसका क्या मतलब था, such that x is such that x is positive integer and x square is less than 40 in roster form। इसे हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। ये बेसिकली हमें किस चीज में गिवन है, ये हमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। ये हमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में और हमें इसे किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो देखते हैं अब इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या दी हुई है। हमें गिवन है कि x is positive integer and x square is less than 40। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल हमारे जाएंगे ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो हमारे सारे ही होंगे, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो जिनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, लेस देन 40 आएगा। तो देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेती हूँ तो क्या वो लेस देन 40 है, 1 का स्क्वायर इज 1 विच इज लेस देन 40, तो ये तो बिल्कुल है। अगर मैं 2 ले लेती हूँ तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 विच इज लेस देन 40, बिल्कुल है। 3 का स्क्वायर 9 विच इज लेस देन 40, 4 का स्क्वायर 16 विच इज लेस देन 40। नाउ 5 का स्क्वायर 25 विच इज लेस देन 40, 6 का स्क्वायर 36 विच इज लेस देन 40, 7 का स्क्वायर 49। क्या ये 40 से कम है, नहीं, ये 40 से कम नहीं है, ये ग्रेटर देन 40 है। यानी हमारी जो वैल्यूज जाएंगी वो सिर्फ यहीं तक जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब आप बताइए कि इसे रोस्टर फॉर्म में एग्जैक्टली कैसे लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में इसे सिंपली लिख देंगे, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे मैंने इसे B से डिनोट कर दिया, कर्ली ब्रैकेट्स में इसको लिखेंगे और हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। सिंपली इसमें तो हमें वैल्यूज उतार देनी होती है। तो हमारी 1 सेटिस्फाई कर रहा था, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें हम उनका स्क्वायर नहीं उतारेंगे क्योंकि इसमें हमें x उतारना होता है।
x तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें उन्होंने कंडीशन लगा दी कि कहीं हम पॉजिटिव इंटीजर्स इंफिनिटी तक ना लिख दें, इसलिए उन्होंने कंडीशन लगा दी कि अगर हम उसका स्क्वायर करें तो 40 से कम ही आए। अगर मैं 7 लूंगी तो वो तो एक्सीड कर जाएगा 40 से, उसकी वैल्यू तो 49 आ रही है, तो दैट मींस हमारी वैल्यू सिर्फ 6 तक लिमिट हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म से रिलेटेड है। राइट द सेट A 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है, सिंपली हमें तो इसके सिर्फ एलिमेंट्स दे दिए हैं। जो कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी है जो आपको दिखाई दे रही है, ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे जो अगर मैं 1 ले लूं तो 1 का स्क्वायर है, 4 ले लूं तो वो 2 का स्क्वायर है, 9 ले लूं तो वो 3 का स्क्वायर है, 16 ले लूं तो वो 4 का स्क्वायर है, 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन। मतलब ये जो कॉमन प्रॉपर्टी, ये जो सेट में हर एलिमेंट की जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट, बेसिकली हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है इसको, तो मैंने इसे एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया क्योंकि हमें a ऑलरेडी गिवन था तो मैंने a लिया है। नाउ a इज इक्वल टू एक्स, एक्स कोई भी वेरिएबल है जो किस पर डिपेंड करेगा, एक कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब हमें वो कंडीशन लिखनी है, तो x इज सच दैट क्या, x हमारा होना चाहिए स्क्वायर ऑफ नंबर्स। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि x की जो कंडीशन है जो डिफाइन कर रही है इस पूरे सेट को, वो ये है कि x किसी ना किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है। अब वो नंबर क्या है, वो नंबर किस तरीके के हो सकते हैं, क्या मैं कोई भी रैशनल नंबर ले सकती हूँ, इरैशनल नंबर ले सकती हूँ, तो मैं कोई भी नंबर तो अपनी मर्जी से नहीं उठा रही हूँ। यहाँ पे जो भी नंबर्स मैंने लिए हैं वो क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं n को क्या लिख सकती हूँ कि n belongs to the set of all natural numbers। क्या लिख सकती हूँ, n belongs to the set of all natural numbers, और ये मेरी हो गई सेट क्लोज। अब यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ क्यों नहीं लिखा कि n is less than something और n is greater than something, क्योंकि हमें ऑलरेडी सेट में गिवन है कि ये इंफिनिटी तक जा रहा है और n कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि n की वैल्यू एक्चुअली कम होगी कि ज्यादा होगी, किससे कम होगी या किससे ज्यादा होगी, ये सब हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बेसिकली हमने इसे इतना छोटे में डिफाइन कर दिया और इसे हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द सेट हाफ 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हमें किस में डिनोट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। ये हमें एक सेट गिवन है और हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करना है। अब हमें फिर से इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि इस सेट में सारे एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे होंगे। अब वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी हमें वो देखना है। तो पहले इसको एनालाइज करते हैं। पहला एलिमेंट देखते हैं, पहला एलिमेंट है हमारा 1, डिनोमिनेटर है हमारा 2, कोई बात नहीं। सेकेंड एलिमेंट जो है उसका न्यूमरेटर है 2 और उसका जो डिनोमिनेटर है वो उससे 1 वैल्यू बड़ा है, 3 है। पहली वाली वैल्यू में भी हमारा ये था, ऊपर 1 था और नीचे 1 + 1 2 था। इस वाले एलिमेंट में भी क्या हो गया, ऊपर 2 आ गया और नीचे 2 + 1 3 आ गया। थर्ड एलिमेंट में भी 3 है और 3 के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 3 + 1 यानी कि 4 है। सिमिलरली 4/5 में 4 एंड डिनोमिनेटर 4 + 1 5। फिफ्थ एलिमेंट में भी 5 और 5 + 1 6। तो इसमें आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिख रही होगी कि ऊपर जो भी हमारा न्यूमरेटर है, जो उसका डिनोमिनेटर है वो एक्चुअली क्या है, न्यूमरेटर +1 है। तो हमें बेसिकली ये क्या मिल गई है कि इसमें सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली हमें यही लिखना होता है कि वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। तो अब इसे डिनोट करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको b से डिनोट किया है, राइट, b से मैंने इसे डिनोट किया, मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए। अब मैं क्या लिखूंगी, x इज सच दैट x इज इक्वल टू, और आगे मैं लिखूंगी उसकी कॉमन प्रॉपर्टी। तो x इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई एक एलिमेंट है n, कोई भी कांस्टेंट है n और उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, n + 1। एकदम सिंपल था, हमने कुछ नहीं किया, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी बता दी। नाउ n में भी हमें एक कंडीशन लगानी पड़ती है कि n एक्चुअली यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, क्या ये इंफिनिटी तक जा रहा है, नहीं, ये कहीं पर खत्म हो रहा है। हम n की वैल्यूज देख रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर की वैल्यूज देख रहे हैं। न्यूमरेटर हमारी है 1 2 3
और कहां तक जा रही है 6 तक, तो n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगी, 1 से लेकर 6 तक जाएंगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू और 6 से कम वैल्यूज। यहां पे मैंने लेस देन और ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू का साइन भी लगाया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिख देती सिंपली 1 से ग्रेटर होनी चाहिए n की वैल्यू, तो फिर हम 2 से स्टार्ट करते, लेकिन क्योंकि हमारे सेट में 1 वैल्यू भी है, इसलिए हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिख रहे हैं, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख रहे हैं, और यहाँ पे 6 से लेस देन और इक्वल टू लिख रहे हैं। इसके अलावा हमें एक और कंडीशन बतानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने जैसे देखा था पहले भी कि 1 और 6 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, 1.5, 1.6 ये सब वैल्यूज भी आ जाएंगी। क्या आपको इस सेट में कहीं पर भी कोई न्यूमरेटर इस तरीके का दिख रहा है कि 1.6 या 1.7? ऐसा तो नहीं दिख रहा। तो n सारे हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे n नेचुरल नंबर्स हैं। क्या क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो n बेसिकली बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और ये हो गया हमारा सेट क्लोज। क्या कोई कंडीशन रह गई? नहीं, हमने न्यूमरेटर की सारी कंडीशंस बता दी कि वो 1 से 6 तक लाया करेगा, वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर तो बेसिकली हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस 1। यही कंडीशन हमने देखी थी, तो हमने बहुत इजीली इसको डिनोट कर दिया। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 5। ये बेसिकली हमारा मैचिंग है एक तरीके का। हमें कुछ सेट्स गिवन है रोस्टर फॉर्म में, और उसी की सेट बिल्डर फॉर्म से हमें से मैच करना है। ये आपको और थोड़ा ब्रशअप हो जाएगा जो भी आपने अभी तक सीखा है। तो देखो यहाँ पे पहला सेट हमें गिवन है, प्रिंसिपल की प्रिंसिपल वैल्यू हमें गिवन है, और बेसिकली कॉमा से सेपरेट करके हमें दी हुई है। क्यों? क्योंकि हमें एलिमेंट्स लिखने होते हैं रोस्टर फॉर्म में, पूरा वर्ड थोड़ी ना लिखना होता है। तो ये कौन सी इन सब सेट बिल्डर फॉर्म में से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है? यहाँ पे आपको डी पार्ट में साफ साफ प्रिंसिपल लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इसमें एक्चुअली क्या है, X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड में जितने भी लेटर्स आते हैं ये वो ही हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। सेकंड देखते हैं, 0। ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी देखेगा? तो ये तो हमें शुरू से देखना पड़ेगा। X इज पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइजर ऑफ 18। मतलब X क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं इसे नॉर्मली लिखती जैसे हम लिखते आ रहे हैं तो कैसे लिखती, X इज इक्वल टू n वेर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर को हम किसे डिनोट करते थे, I से डिनोट करते थे? नहीं, इंटीजर को तो हम W से डिनोट करते थे। तो हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी Z से डिनोट करते थे, तो Z। एंड सिंस हमें बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो Z के ऊपर हम किसका साइन लगाएंगे, प्लस का। तो n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी हमने देखा था। नाउ एंड इज डिवाइजर ऑफ 18, वो 18 को डिवाइड भी करना चाहिए। तो 0 के अलावा आपको ये सेट भी दिख रहा होगा जो एग्जैक्टली ये ही कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 18 को डिवाइड भी करते हैं। 1, 2, 3, 6, 9, 18 सब 18 को डिवाइड करते हैं। तो हमें बेसिकली सेकंड से पहले थर्ड का आंसर मिल गया कि थर्ड जो है वो हमारा ए से बिलोंग करेगा, राइट। अब बी पार्ट देखते हैं। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यानी बेसिकली x हमें एक इंटीजर गिवन है, जिसे अगर हम नॉर्मल लिखते तो कैसे लिखते, x इज इक्वल टू n वेर n इज बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, दैट इज z से हम उसको डिनोट कर देते। अब हमें एक नॉर्मल एक इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, x माइनस 9 x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू माइनस 9। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। हमें रोस्टर फॉर्म में जो वैल्यूज गिवन है, क्या हमें कोई ऐसी वैल्यू गिवन है, सॉरी हाँ मुझे थोड़ी सी गलती हो गई है। हम x इज इक्वल टू 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि हमें ये b का स्क्वायर हो जाता है ना। मैं लिख के बताती हूँ आपको, x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसे हम लिख सकते हैं x माइनस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। 9 नहीं उतारेंगे डायरेक्ट, ये किसका स्क्वायर था, b का स्क्वायर था। x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3, और यही हमें फोर्थ पार्ट में गिवन था, 3 एंड माइनस 3। तो हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो गया, b। फोर्थ पार्ट का हमारा आंसर आ गया b। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंड पार्ट का आंसर हमारा सी ही होगा। फिर भी देख लेते हैं, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और वही हमारा बी पार्ट में गिवन था। ये तो मैंने आपको बेसिकली कंसेप्ट को ही ब्रश अप करने के लिए एग्जांपल्स कराए हैं। इसके बाद जो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे तो उसको हम फुल प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको 100 मार्क्स एम करना है सीबीएसई में तो आपको अपने प्रेजेंटेशन पे भी पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन के साथ हम पूरी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। थैंक यू सो मच।